नमस्कार साथियों। आज पूरा देश एक बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है और वो है मनीषा। और आज मैं विजय एजुकेशन की तरफ से आप सब लोगों को इस मनीषा की और मनीषा हत्याकांड की जो हकीकत है वो भी आपके सामने रखूंगा। और मैं कुछ सिस्टम से सवाल भी करने वाला हूं कि आखिरकार हमारे देश की बेटी के साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों और हुआ कैसे। और आज वो लचर सिस्टम और घटिया जो सिस्टम की व्यवस्था है और पुलिस महकमे की घोर नाकामी की वजह से इस तरह के वाक्य अनेकों बेटियों के साथ हो रहे हैं। ना तो सरकार ध्यान दे रही है, ना पुलिस ध्यान दे रहे हैं, और बखूब जो अपराधी हैं, है ना, वो बिना किसी खौफ के घूम रहे हैं। आज इस बेटी के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। रूह कपा देने वाला ये पूरा हत्याकांड है। जब इसके बारे में सोचते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर कोई अंदर से स्तब्ध हो रहा है। एक पिता, एक भाई और उस परिवार के साथ तो पता नहीं आज क्या ही मतलब जो है पूरा पहाड़ सा टूट गया होगा उनके ऊपर, क्योंकि इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ है ना, वो रूह कपा देने वाला है। इसका मुद्दा हम पिछले 2 दिनों से लगातार उठा रहे हैं। और मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिरकार ये मनीषा कौन थी और हुआ क्या। ये जानकारी आप जो है बहुत अच्छी तरह से जानिएगा। और मैं आप सबसे चाहता हूं कि इस मुद्दे को आप सोशल मीडिया पे उठाइए, सरकारों से सवाल पूछिएगा। बेटा, अब समय आ चुका है, हमें हमारी बहिनें, हमारी बेटियां, ठीक है, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। यूनाइट रहना पड़ेगा, एक रहना पड़ेगा। हमें हमारे लिए आवाज खुद उठानी पड़ेगी। नहीं तो इस तरह के वाक्य होते रहेंगे और ये सरकारें इसी तरह से सोती रहेगी, है ना। अब देखिएगा, ये बच्ची जो है ढानी लक्ष्मण नाम से एक गांव है हरियाणा के अंदर। और हरियाणा का एक छोटा सा कस्बा है सिंघाना, जो कि भिवानी जिले में पड़ता है, हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के भिवानी जिले का ये मामला, और भिवानी जिले का भी एक कस्बा है सिंघाना, जहां पे ये पूरा मामला हुआ है। और उस सिंघाना के पास ही एक छोटा सा गांव है ढानी लक्ष्मण, वहां की ये बेटी है, ठीक है ना। और इस बच्ची की उम्र महज 19 वर्ष है। इस बच्ची का सपना था कि मैं नॉर सेट की तैयारी करूंगी। और नॉर सेट एक ऐसा एग्जाम होता है, ये एग्जाम कौन दे सकता है? वो बच्ची दे सकती है जिसने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया हो। और हरियाणा में अभी अभी सप्ताह भर पहले ही, मतलब 10 दिन पहले, बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म निकले हुए थे, है ना। तो जैसे ही बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकले, है ना, इस बेटी ने भी अपने परिवार के साथ में, है ना, इस बच्चे ने अभी 12th की थी साल भर पहले ही, ठीक है ना। तो इसने अपने दादाजी को बोला कि दादाजी, मुझे भी बीएससी नर्सिंग करना है। तो इसके दादाजी ने कहा, बेटा कितनी फीस लगेगी? तो इसने कहा कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर 4 साल के 4 लाख रुपए लगेंगे, यानी 1 साल के 1 लाख। और अगर मेरा गवर्नमेंट में हो गया तो कम लगेगी। तो उसके दादाजी ने कहा, ठीक है बेटा, करवा देंगे तुझे, ठीक है। और फिर बच्ची ने क्या किया, बच्ची को ये कोर्स करना था, इसलिए उसने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर ली, है ना। प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर ली सिंगाना की, है ना। किड्स प्ले केयर के नाम से एक स्कूल थी, वो इस बच्ची ने ज्वाइन कर ली। वहां पर इस बच्ची को 6,000 रुपए मंथली सैलरी मिलती थी। आप देखिए इस बच्ची का स्ट्रगल। और ये केवल इस एक बेटी का स्ट्रगल नहीं, हम सब का यही स्ट्रगल है। हम जो भी मध्यम और किसान परिवार से आने वाले लोग हैं, हम सब का स्ट्रगल यही है। और हम हमारे जीवन यापन कुछ इसी तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना। हम हमारे सपनों के लिए इसी तरह से लड़ रहे हैं। लेकिन ये सरकारें ध्यान दे तब ना, ठीक है। अब ये बच्ची उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। उसे जो है वो 3rd क्लास को, यानी प्राइमरी में पढ़ा रही होती है। प्राइमरी सेक्शन जो है उसमें पढ़ाती है, ठीक है। डेली अपने घर से सिंगाना की स्कूल जाती है और वहां बस के थ्रू वापस घर आ जाती है, ठीक है ना। ये सिस्टम चलता रहता है। अभी क्या हुआ, कुछ ही दिन पहले जैसे ही हरियाणा के अंदर बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकल गए, है ना, अभी फॉर्म निकले हैं, अभी हरियाणा में बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकले। तो फॉर्म निकले तो बच्ची वहीं पर एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है ना, उस मेडिकल कॉलेज के अंदर पूछने के लिए जाती है। और घर वालों को कहती है कि मैं आज कॉलेज जाऊंगी, इसलिए थोड़ा लेट हो जाऊंगी स्कूल आने में। हमेशा तो वो एक बस के द्वारा 1 बजे या 2 बजे तक घर पहुंच जाती है, ठीक है ना।
लेकिन क्योंकि इसे बीएससी नर्सिंग के फॉर्म के बारे में पूछना था, ठीक है, तो वो कॉलेज चली जाती है ना। और वो कॉलेज कब जाती है? वो बच्ची कॉलेज जाती है 11 अगस्त को। 11 अगस्त को लगभग 2 बजे जब स्कूल की छुट्टी हो गई, है ना, 11 अगस्त को जब स्कूल की क्या हो जाती है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, स्कूल की छुट्टी होने पर वो स्कूल में भी ये बात बोल करके ही निकलती है ना। और वो जिस बस के द्वारा उसे घर जाना चाहिए वो घर नहीं जा करके वो कॉलेज चली जाती है। और स्कूल और कॉलेज का ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता। अगर आप इस मैप में देखोगे, है ना, आप अगर इस मैप को देखो तो स्कूल जिसमें वो पढ़ाती थी उस स्कूल का नाम है किड्स केयर बाल विद्यालय सिंगानी। और ये जिस कॉलेज में बच्ची गई थी उसका नाम है आइडियल मेडिकल कॉलेज, आइडियल मेडिकल एंड एजुकेशन सेंटर। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये इसकी स्कूल है, अगर आप मैप में देख पा रहे हो तो ये किड्स केयर बाल विद्यालय है ना। और ये बच्ची का गांव है यहाँ पर, ये बच्ची का गांव है बेटा, जिसका नाम है डाणी लक्ष्मण। तो ये गांव से सबसे पहले निकलती है ना, और इस किड्स केयर बाल विद्यालय में आती है। ठीक है ना। अब ये किड्स केयर बाल विद्यालय जो है लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ना। तो ये डेली बस के द्वारा इस किड्स केयर बाल विद्यालय आती है और वापस अपने घर को चली जाती है। लेकिन चूंकि इससे बेटा 11 अगस्त को कॉलेज के अंदर जाना था, बीएससी नर्सिंग का फॉर्म के बारे में पता करना था, तो जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है 11 अगस्त को लगभग 2 बजे के आसपास ये बेटी इस किड्स केयर बाल विद्यालय से छुट्टी होने के बाद यहाँ से पैदल रवाना होती है। ये स्कूल है और पैदल का केवल 12 मिनट का डिस्टेंस है। 12 मिनट के डिस्टेंस पे ये कॉलेज है। मतलब कॉलेज 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पे है, 800 मीटर। 800 मीटर कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, आपको पता, आप मैक्सिमम 1 किलोमीटर मान लो। मतलब कि इस स्कूल से कॉलेज का जो डिस्टेंस है, जो आइडियल कॉलेज है, इसमें वेटनरी का कॉलेज भी चलता है, आइडियल में स्कूल भी चलती है और आइडियल में नर्सिंग का कॉलेज भी चलता है। तो इसमें 3 से 4 कोर्सेज एक साथ चलते हैं इस कॉलेज में। और बताया जा रहा है कि ये कॉलेज कोई बड़े, मतलब कोई नेता का है ना। अब देखो, तो अपनी जो ये बहन है मनीषा, वो यहाँ से पैदल पैदल इस कॉलेज तक आ जाती है। अब जैसे ही अपनी बच्ची इस कॉलेज तक आती है ना, तब तक घर वालों को भी पता चलता है कि बच्ची अभी आई नहीं, है ना। तो जब घर वालों ने यानी दादाजी ने, है ना, दादाजी ने जो है इस बच्ची के पिताजी जो कहीं दूर, है ना, कुछ किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो दादाजी ने 11 तारीख को शाम को पिताजी को फोन किया, उस बच्ची के पिताजी को, कि अपनी बेटी अभी तक आई नहीं है, ठीक है ना, अभी तक नहीं पहुंची, ना तो दिन को 2-3 बजे वाली बस में आई है और ना ही शाम वाली बस में आई है। पिताजी को 2 बार फोन किया, पहले फोन किया तो पिताजी ने कहा शाम तक शायद बस में आ जाएगी, फॉर्म वगैरह लाने के लिए गई होगी, ठीक है ना। अब जब वो शाम 5 बजे तक बच्ची नहीं पहुंचती है ना, तो पिताजी को भी थोड़ा डर लगता है और पिताजी तुरंत वहां से, है ना, घर पहुंचते हैं और घर से सीधा उस स्कूल जाते हैं जिस स्कूल के अंदर बच्ची पढ़ाती थी, है ना। पिताजी उस स्कूल में जाते हैं और स्कूल वालों को बोलते हैं कि जो अपनी मनीषा है वो कब निकली थी। तो उन्होंने कहा कि मनीषा यहाँ से तो निकल गई। तो पिताजी को वो स्कूल वाले कैमरा भी दिखाते हैं कि ये देखो यहाँ से निकलती हुई दिख रही है। अब पिताजी 11 अगस्त को शाम को 5, 5:15 बजे उस स्कूल वालों के साथ में उस कॉलेज की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल वालों को बच्ची बोल के गई थी मनीषा कि आज मैं जो है वहां पर जा रही हूँ फॉर्म लेने के लिए। तो अब क्या हुआ कि स्कूल के जो मालिक हैं वो और बच्ची के पिताजी, है ना, वो दोनों इस कॉलेज की तरफ जाते हैं। जैसे ही कॉलेज की तरफ रवाना होते हैं उसी समय पिताजी 112 नंबर पर कॉल भी कर देते हैं कि भाई बच्ची अभी तक आई नहीं है। 112 वहां की पुलिस की हेल्पलाइन है, ठीक है ना। तो 112 पर पिता ने फोन भी कर दिया और फोन करने के बाद पिताजी जो हैं वो इस कॉलेज के गेट तक पहुंचे ही थे। जैसे ही कॉलेज के गेट तक पिताजी पहुंचे तब तक वहां पर पुलिस भी आ जाती है, 112 वाली वो वैन आ जाती है। जैसे ही 112 वाली वैन आती है तो पिताजी ने उस कॉलेज के गेट पर एक दो लोग खड़े थे, उन लोगों को बोला कि भाई हमें अंदर हमारी बच्ची आई थी, ठीक है ना, और बताओ देखे वो कहाँ गई क्या। तो वहां पर उन लोगों ने पिताजी का मजाक बनाया और जो पुलिस वाले वैन के द्वारा आए थे, है ना, 11 तारीख को शाम को, जो शाम को 112 नंबर पे जब पिताजी ने फोन किया
तो जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने भी मजाक बनाया कि तुम्हारी बेटी है, कहीं भाग गई होगी, वो पिकनिक पे गई होगी, आ जाएगी, 1-2 दिन में लौट के आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा करके पिता का मजाक बनाया गया। पिताजी ने वो बात चलो सुन ली। पिताजी ने वो बात सुन भी ली, लेकिन वो ये भी कहा कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ठीक है ना? अब देखो होता क्या है, पुलिस उस पिताजी का मजाक बना रही है, उस बेटी का मजाक बना रही है। आप सिस्टम के बारे में समझिएगा कि हमारा सिस्टम कितना बेकार हो चुका है, कितना करप्ट हो चुका है। जिनको कोई संवेदना नहीं है, अगर इस जगह उन इस तरह से मजाक करने वाले उनकी बेटी होती या किसी बड़े मंत्री संतरी की बेटी होती ना, तो वो ऐसा कभी नहीं बोलते। क्योंकि अपन गरीब मध्यम परिवार से आते हैं, ठीक है ना? और उन लोगों को हम चींटी की तरह दिखते हैं, ठीक है ना? क्योंकि उन बड़े नेता लोगों को सिर्फ वोट से मतलब है, वोट वाले दिन आपके पैर पकड़ लेंगे, लेकिन इसके बाद आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है ना? अब देखिएगा उस पिता का मजाक बनाया गया, ठीक है ना? अब पिताजी का ये कहना है कि हम जब कॉलेज के गेट पे थे और जब वहां पुलिस वाले आए थे, तब कॉलेज के अंदर कुछ लोग शराब भी पी रहे थे। ऐसा पिता का आरोप है कि कॉलेज में शराब पी रहे थे वो लोग। और देखो कॉलेज वालों ने ये भी कहा कि अब कॉलेज बंद हो चुका है, यहाँ पे कोई नहीं है। ये एक हास्यास्पद नहीं लगता क्या? एक कॉलेज जिसमें 4 कोर्स चलते हैं, वेटरनरी भी चलता है, नर्सिंग भी चलता है, स्कूल भी चलती है उस कॉलेज के अंदर ही, है ना? और इंग्लिश मीडियम की, है ना? तो जब 4-4 कोर्सेज एक कॉलेज में चल रहे हैं, तो वो कॉलेज 4-5 बजे बंद कैसे हो गया? उस कॉलेज में कोई तो रहा होगा। तो जब वो बच्ची उस कॉलेज के अंदर 3 बजे आई होगी, तो उन लोगों को तो पता ही होगा ना कि बच्ची कहाँ गई, क्या हुआ। तो अब पूरी जो शक की सुई है वो उस कॉलेज के ऊपर है, ठीक है ना? अब क्या हुआ, जब पिताजी को इन कॉलेज वालों ने कोई जवाब नहीं दिया, पुलिस वालों ने भी कुछ ठीक से बात नहीं करी, है ना? और वो जो 112 गाड़ी वाले हैं, वो उनके पिता को अपने घर के पास छोड़ के चले गए। अब देखो 11 अगस्त को लगभग रात 8 साढ़े 8 हो चुके थे, 9 बज चुके थे, है ना? अब लड़की के पिताजी घर आ गए वापस। तो लड़की के दादाजी से पिताजी ने बात करी कि अब क्या करें? तो दादाजी ने कहा कि सुबह पुलिस थाने जाके एफआईआर करवानी है। अब क्या हुआ, 12 तारीख को सुबह को पिताजी जो हैं, है ना? बच्ची के जो पिताजी है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में कोई मैडम है, शकुंतला या ऐसा कुछ नाम बताया जा रहा है ना? वो मैडम जैसे ही वहां पिताजी जाते हैं उस बच्ची के एक आध आदमी के साथ में, ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि अब हम जो है फ्री नहीं है, मैडम फ्री नहीं है, थोड़ी देर में फ्री हो जाएगी तो तुम्हारी एफआईआर दर्ज कर देगी, है ना? बेचारे सुबह के टाइम 8 बजे पहुंचे थे, है ना? 8-9 बजे सुबह के टाइम ये पुलिस स्टेशन पहुंचे 12 तारीख को बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाने। ठीक है? और ऐसे करते करते वहां 3 बज गए। कितने बज गए? शाम को 3 बजे एफआईआर दर्ज होती है। और वहां पर भी यही बात कही जाती है। वहां पर भी पुलिस स्टेशन में ये कहा जाता है लड़की है, पिकनिक मनाने गई होगी, आ जाएगी, कोई नहीं, घूम के आ जाएगी। मतलब उस पिता का इतना मजाक बनाया जाता है। मतलब इस मैटर के बारे में पुलिस महकमे ने सबसे ज्यादा लापरवाही जो है वो दर्शाई है। अब देखो बच्ची कब गायब हुई है? बच्ची 11 अगस्त को गायब हुई थी। 11 अगस्त को लगभग 2 बजे के आसपास जैसे ही वो कॉलेज के लिए निकली, उसके बाद बच्ची का पता नहीं है। और उसके पिताजी लगभग 11 अगस्त को ही शाम 5 बजे से प्रयास कर रहे हैं, है ना? नियम तो ये कहता है कि जैसे ही 112 नंबर पे फोन किया गया और जैसी वैन आई, उस वैन को पिता को साथ में लेके पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करनी थी। लेकिन उन वैन वालों ने भी पिताजी को घर भेज दिया कि तुम जाओ, आ जाएगी बच्ची। अब पिताजी जब 12 तारीख को गए पुलिस स्टेशन, तो भी शाम हो गई, इन लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं की। अगर यही एफआईआर 11 तारीख को शाम को दर्ज हो जाती और पुलिस महकमा अगर सही ढंग से काम करता, तो वो बेटी आज जीवित होती। ठीक है ना? अब 12 तारीख को शाम को शिकायत दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है। और वो वहां की जो मैडम है, जो थाना अधिकारी हैं या एसआई हैं, जो भी हैं, वो पिता को साथ में गाड़ी में बिठा करके उसी कॉलेज में आते हैं। पुलिस वाले उसी कॉलेज के अंदर पहुंचते हैं, है ना? जैसे ही पुलिस वाले कॉलेज में आते हैं, है ना? तो पुलिस वाले आके कॉलेज के जो गेट पे खड़े हैं सिक्योरिटी वाले, उनको बोलते हैं कि भाई कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाओ आप। तो कॉलेज की तरफ से क्या जवाब मिलता है कि रिकॉर्डिंग हम नहीं दिखाएंगे, हमारे प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं है। पुलिस अधिकारी आके रिकॉर्डिंग की मांग कर रहा है कि एफआईआर हो चुकी है, आप अपने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग दिखाएं। और भाई साहब कॉलेज के लोग मना कर रहे हैं।
और पुलिस वाले उनकी बात मान के वापस भी चले जा रहे हैं। क्या यहाँ पे कुछ दाल में काला नहीं लग रहा? एक बेटी जो उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आई और वहां से वो कहाँ चली गई, ये पता लगाने के लिए जब पुलिस अधिकारी वहां जा रहे हैं, वहां से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, फिर भी कॉलेज नहीं दे रहा। वहां का कोई दूसरा एक पास में आईटीआई का, उसी कॉलेज के अंदर आईटीआई भी चलती है, वेटनरी चलती है, नर्सिंग चलती है, स्कूल चलती है, और एक कैंपस में चार चार कोर्सेज की मान्यता कैसे मिल गई, ये भी मजाक है। उन्होंने आईटीआई कॉलेज के अंदर बंद पड़े कैमरे की कहा कि उसकी रिकॉर्डिंग देख लो, और जब पुलिस वाले वहां जाते हैं उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने, तो वहां पता चलता है कैमरा बंद है 3 महीने से, पता नहीं बंद है या नहीं है। मतलब जो वास्तविक कैमरा है, जिस कॉलेज में बच्ची आई, जिस कैंपस में आई, वहां की रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई गई, पुलिस वालों को भी नहीं दिखाई। या ये हो सकता है कि पुलिस वालों ने इच्छा ही नहीं जाहिर की कि कौन देखे, हो सकता है कुछ मिली भगत हो उन लोगों की, कुछ फोन आ गए हो, है ना। अब क्या होता है देखो, अब पिताजी को पुलिस वाले जैसे तैसे आश्वासन दे के भेज देते हैं कि तुम घर चले जाओ, हम देख लेंगे। ठीक है, अब पिता परेशान है, 12 अगस्त को रात को कैसे नींद आई होगी उनको, ठीक है ना। अब क्या होता है, 13 अगस्त को सुबह के टाइम, 13 अगस्त को सुबह के टाइम क्या होता है, इसी कॉलेज और इस स्कूल, इसके बीच में यहाँ पर किसी रोड के किनारे एक खेत के अंदर बच्ची का शव बरामद हो जाता है। 13 तारीख को शव बरामद होता है। अब देखो, बच्ची का शव 13 तारीख को मिलता है। जरा आप सोचिएगा कि अगर पुलिस वाले 11 अगस्त को शाम को कार्यवाही कर देते, तो क्या बच्ची के साथ गलत होता? 12 अगस्त को जब सुबह के टाइम उसके पिताजी पुलिस स्टेशन गए थे, अगर उस सुबह भी एफआईआर दर्ज हो जाती, तो क्या बच्ची के साथ गलत होता? मतलब कि 3 दिनों तक पुलिस वालों ने इस मैटर को लटका के रखा। अब 13 अगस्त को जैसे ही शव शव बरामद हुआ, घर वालों को भी पता चला कि भाई इधर नहर के किनारे वहीं पे पास में ये शव मिला है, किसी एक बच्ची का है। तो वहां दौड़ते हुए पिताजी भी गए उस बच्ची के, एक दो घर वाले गए, और उन्होंने जैसे ही देखा उस शव को, कांपने लग गए। जो जिन लोगों ने वहां शव को देखा, सभी के आंखों में आंसू थे, रूह कांप गई थी उनकी, क्योंकि इतना विभत्स, इतना भयानक नजारा था, उस बच्ची को इतना बुरी तरह से रौंदा गया था। उस बच्ची का चेहरा पूरा जला हुआ सा, पूरा चेहरे का जो मांस था वो उखड़ा हुआ, ठीक है ना। और उसका जो गले वाला भाग था, ठीक है ना, वो पूरा गला जो है, मतलब एक आधे से ज्यादा गला जो है वो कटा हुआ था। बहुत ज्यादा खतरनाक, मतलब इस तरह से उस बच्ची के साथ वाकया हुआ था कि कोई देख भी नहीं सकता। तो आखिरकार वो बच्ची वहां पहुंची कैसे, वो बेटी वहां पर पहुंची कैसे? अब देखो, 13 तारीख को ये पूरा मैटर होता है। इसके बाद उस बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए वो पुलिस वाले लेके जाते हैं, ठीक है ना। और अब देखो, इस मैटर को दबाने का प्रयास होता है, 2-3 दिन तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। परिवार वालों को भी पूरा दबाया गया। अब हुआ ये कि अब 1-2 दिन पहले ये मैटर जैसे जैसे लोगों में फैलता गया, और अब उस गांव के लोगों ने मिल करके ये तय किया कि भाई हम जो है अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ठीक है। और सरकार तक जैसे ये बात पहुंची कि भाई अब तो हमारी पूरी इमेज खराब हो रही है, तो सरकार ने आनन फानन में आकर के पुलिस के 5-7 लोगों को जो है वो निलंबित कर दिया। फॉर्मेलिटी है, और क्या है ये निलंबन, कल को वापिस आ जाएंगे, कल को नियुक्तियां मिल जाएगी उनको। ये तो एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी होती। क्या किया उनके विरुद्ध, कौन सी कार्यवाही की? एक परिवार की बेटी तो चली गई ना, मजाक मजाक के अंदर। और हद तो तब हो गई कि जब 13 अगस्त को बच्ची का शव मिल गया, तो अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिरकार उस बेटी के साथ ऐसा हुआ कैसे, उसके गले के ऊपर ये इतना बड़ा घाव आया कहाँ से, इतना चेहरा कैसे खराब हुआ? और सुनने में तो यही आ रहा है, घर वाले ये भी दावा कर रहे हैं कि बच्ची के शरीर के अंदर से अंग भी निकाले गए। लेकिन पुलिस महकमा ये दावा कर रहा है कि अंग तो हमने विसरा के लिए भेजे थे, जांच के लिए। लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है, और कुछ नहीं, ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। बार बार पुलिस के बदलते बयान,
कहीं ना कहीं इशारा इस बात की तरफ जरूर कर रहे हैं कि बेटी के साथ गलत जरूर हुआ है। अब पुलिस वह महकमा कह रहा है कि नहीं नहीं, इसने तो पॉइजन खाया है, इसने तो जहर खाया है। और फिर अचानक से कुछ दिनों के बाद वो कहने लग गए कि हमें तो सुसाइड नोट भी मिल गया है। 4 दिन बाद, 3 दिन बाद कैसे सुसाइड नोट मिल गया आपको? सेम डे आपने क्यों नहीं बोला? मतलब इस पूरे मामले को एक अलग ही दिशा में मोड़ दे दिया गया। एक गरीब परिवार की बेटी, एक किसान परिवार की बेटी, जिसका सपना था नर्सिंग करना, जिसका सपना था नॉर-सेट का एग्जाम देना, जो जो एक सामान्य विद्यालय में पढ़ा करके उससे जो पैसे आ रहे थे उससे फीस भरना चाह रही थी, उस बेटी के साथ कितना गलत किया। और ये सब कुछ सिस्टम की वजह से हुआ। जरा आप सोचिएगा कि 11 अगस्त को ही जब पिताजी ने 112 पर कॉल किया था, है ना? मतलब बच्ची कॉलेज गई होगी 3 बजे, और 4, साढ़े 4, 5 बजे तो उसके घर वाले वहां पहुंच गए। अगर उस समय पुलिस एक्टिव हो जाती तो क्या इस बेटी के साथ ऐसा होता? चेहरा पूरा कटा हुआ, गला कटा हुआ, मतलब वो जब फोटो देखते हैं ना तो अंदर से रूह कांप जाती है ना? मैंने मेरी पूरी जिंदगी के अंदर ये वाक्य पहली बार देखा है। ठीक है ना? आखिरकार ऐसा हुआ कैसे? और अब हम तो बेटा इस पूरे मामले के अंदर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं, ठीक है ना? और दूसरी बड़ी बात है कि जिस कॉलेज के अंदर ये वाकया हुआ और बच्ची जिस कॉलेज में गई, उस कॉलेज के लोगों से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है कि बच्ची वहां कितने बजे आई, क्या वाकया था, आई तो आखिर क्या हुआ। अभी तक वहां उनसे पूछताछ होनी चाहिए, वो पूछताछ नहीं हुई है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार पुलिस किसको बचाना चाहती है इस मामले में? हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि यहाँ पे पूछताछ क्यों नहीं हुई कॉलेज के लोगों से? कॉलेज के लोगों से जो है पूछताछ होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? अभी तक नहीं हुई पूछताछ, है ना? कॉलेज के जो भी लोग हैं, जो भी प्रबंधक है, जो डायरेक्टर है ना? उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? और दूसरा हमारा सवाल है कि जब पिताजी ने, उस बच्ची के पिताजी ने 11 अगस्त को 11 अगस्त को कंप्लेन कर दी, फिर भी फिर भी पुलिस वाले 3 दिन तक क्या कर रहे थे? पुलिस वाले क्या कर रहे थे? जब कंप्लेन कर दी गई तो उस बेटी को मरने के लिए क्यों छोड़ा गया? इसके अलावा इस बच्ची को न्याय कब मिलेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्ची को और इसके परिवार को जस्टिस कब मिलेगा? और केवल ये बात इस बेटी के लिए नहीं है, ये पूरे हरियाणा और पूरे देश की बेटियों की बात है कि हमारी बच्चियां इस तरह से सुरक्षित रहेगी क्या? इस बच्ची को परिवार ने जिस तरह से बड़ा किया, पाला पोसा, और इस बच्ची के बड़े बड़े सपने थे, ये स्ट्रगल कर रही थी, स्कूल पढ़ाने के लिए जा रही थी, वो बच्ची सुसाइड क्यों करेगी? जब जो खुद एडमिशन लेना चाह रही है, जो जो खुद फॉर्म भरना चाह रही है, जो खुद बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने के लिए गई थी, वो गलत कदम कैसे उठा सकती है? मजाक नहीं लगता क्या? अगर उस बच्ची को गलत कदम उठाना होता, ठीक है, तो वो गलत कदम घर में नहीं उठाती। जब वो बच्ची खुद पढ़ा रही है स्कूल में, अगर उसके माइंड में कैसी कोई नेगेटिविटी होती तो वो पढ़ाने के लिए थोड़ी ना जाती। वो खुद 6,000 रुपए पर महीना में पढ़ा रही है, ठीक है ना? वो खुद बीएससी नर्सिंग करने के लिए कॉलेज में जा रही है, तो वो गलत कदम थोड़ी ना उठा सकती है। और पुलिस प्रशासन प्रशासन पे किस बात का दबाव था कि एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी हुई? किस बात का दबाव था कि जांच नहीं की गई इस मामले की? किस बात का दबाव है कि अभी तक परिवार वालों से सरकार का कोई नुमाइंदा मिलने के लिए नहीं आया? वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वहां के कोई भी मंत्री, सरकार का एक बंदा तक मिलने के लिए नहीं आया उस बेटी से, उस बेटी के परिवार से। क्या बात करते हो? हरियाणा सरकार, सैनी सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? जब हम सब लोग पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वहां के उन गांवों के लोगों ने पिछले 3-4 दिनों से खाना नहीं खाया है, उनके घर में चूल्हा नहीं जला है। पूरा गांव और वहां के हजारों लोग, लाखों लोग, मैं ये कहना चाहूंगा, परेशान है। और जब गरीब परिवार की बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो केवल उस परिवार के साथ नहीं होता गलत,
उन तमाम हजारों लाखों लोगों की भावनाओं के साथ गलत होता है। सरकार आखिरकार इस परिवार को विश्वास दिलाने में क्यों विफल रही? अभी भी सरकार इस परिवार का साथ क्यों नहीं दे रही है? अभी भी सिस्टम के अंदर ऐसे लोग ज़रूर हैं और हमें शक तो उन हॉस्पिटल्स के ऊपर भी है, जहाँ पर उस बच्ची का मेडिकल किया गया। मेडिकल के लिए नया बोर्ड मेडिकल के लिए नया बोर्ड गठित होना चाहिए। उस बच्ची के मामले में हमें इस बात का पूरा शक है 100%। इस बात जब पुलिस वालों ने सही ढंग से कार्रवाई नहीं की, तो इसका क्या प्रूफ है कि मेडिकल बोर्ड ने सही ढंग से मेडिकल किया होगा? गड़बड़ हर लेवल पर है। पर बेचारे गरीब परिवार के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको जानकारी नहीं है, पता नहीं है और जैसे-तैसे करके अब भी उनके ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है परिवार वालों पे। सरकार को इस मामले में, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, सरकार को इस मैटर में अति शीघ्र उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो, चाहे उनके बच्चे हो, जिन्होंने भी जिनकी वजह से भी ये मैटर हुआ है, सरकार से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस तरह से हमारी देश की बेटियों के साथ अन्याय मत होने दीजिए। और जब ये बच्ची चूँकि नर्सिंग प्रोफ़ेशन से जुड़ी हुई थी और जब सोचते हैं और जितनी बार भी सोचते हैं, रूह काँप जाती है। और उस परिवार को फिर उस परिवार के साथ क्या बीत रही होगी, ठीक है ना? और आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है, उस बच्ची के लिए प्रार्थना कीजिएगा, उस बच्ची को जस्टिस मिले, इसके लिए सब लोग सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को बड़े स्तर पे उठाइए बेटा। वो हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है, ठीक है? और उस परिवार के लिए भी अपन बेटा पूरी मदद करना चाह रहे हैं। अपन उस परिवार को कैसे संबल मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे और अगर उस बेटी की कोई भी ऐसी बहन होगी, ठीक है ना? और वो अगर पढ़ना चाहेगी तो अपन उसके लिए पूरा मदद करेंगे। बेटा बहुत बुरा लगता है जब किसी बेटी के साथ ऐसा होता है। वो हमारी ही तो बहन है, हमारी ही तो बेटी है। सरकार के लोगों की ये समझ क्यों नहीं आता, ठीक है ना? आज वहाँ के लाखों लोगों की आँखों में पानी है। अभी तक बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, क्योंकि उस बच्ची के साथ न्याय नहीं हुआ है। कितना शर्मनाक है, कितना शर्मनाक है। सरकार इस बात को समझ क्यों नहीं पा रही है? जब सब लोग माँग कर रहे हैं उसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए और सीबीआई जाँच भी हो तो ऐसे टीम से हो, इस तरह की वहाँ टीम गठित हो, हर स्तर पे जाँच हो और तुरंत हो। तो कहीं न कहीं उस बच्ची का अब चरित्र हनन का प्रयास भी हो रहा है। सुसाइड नोट के माध्यम से भी परिवार को लज्जित किया जा रहा है और मेडिकल बोर्ड भी कहीं न कहीं परिवार को लज्जित ही कर रहा है, अलग-अलग दावे करके। बहुत परेशान हैं सब लोग। बस जस्टिस फॉर मनीषा, मनीषा को न्याय दीजिएगा।